नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोपल से पाठ 5 घाघ भड्डरी के बारे में देखने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, पहले आप ये बताइए कि मौसम का पूर्वानुमान या मौसम के बारे में जानकारी, या आज वर्षा होगी कि नहीं इसकी जानकारी, या आज कितनी गर्मी पड़ेगी इसकी जानकारी, या आज आंधी तूफान आने वाला है इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी आप टीवी देखते हैं, समाचार जब आता है तो आप देखते हैं अंत में क्या आता है? मौसम की जानकारी। तो आप टीवी देखने पे या फिर अखबारों में या आपके मोबाइल पे भी बहुत बार मौसम की जानकारी प्रसारित की जाती है ना? हाँ, तो ये मौसम की जानकारी कैसे होती होगी? इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत तेज़ी से जोड़ घटाव करने वाले सुपर कंप्यूटर लगे रहते हैं। साथ ही कुछ रडार, कुछ उपग्रह, ये सारे भी इस काम में लगे रहते हैं और मौसम की और वर्षा की, धूप, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान की जानकारी इन सभी माध्यमों से हमें मिलती है और इन सभी उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब ये सारे उपकरण नहीं थे, जब इतने वैज्ञानिक नहीं थे और टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, या फिर मतलब इतने सारे वैज्ञानिक नहीं थे, तब कैसे होती होगी लोगों को मौसम की जानकारी या वर्षा आने की जानकारी? किस आधार पर वो खेती करते होंगे? क्योंकि क्या उन्हें पता था कि कौन से मौसम में बारिश होगी, कब खेती करना चाहिए, कब बारिश आने वाली है ना? बड़ी मज़ेदार बात। कैसे पता चलता होगा उन्हें? आज से 400 साल पहले की बात है। ये जो हम अभी घाघ भड्डरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो आप ये जानिए बच्चों कि घाघ भड्डरी कौन थे, है ना? घाघ एक कवि थे, या यूँ कहिए कि वो दोहे लिखते थे, दोहे कहते थे, और उन्हें मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी होती थी। कैसे होती थी ये भी बड़ा रोचक है। मौसम के पूर्वानुमान, खेती करने की और स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ भविष्यवाणियाँ वो करते थे, यानी कि वो अपने अनुभव के आधार पर बताते थे कि कब वर्षा होने वाली है, कब बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। तो भड्डरी कौन थे? बच्चों, भड्डरी जो थीं उन्हें भी मौसम संबंधी और जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, जीव जंतु में जो के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, इसकी भी उन्हें बहुत जानकारी होती रही है। इसकी भी उन्हें बहुत जानकारी थी, क्योंकि वो उन सभी के व्यवहारों का अध्ययन वो करती थी और देखती रहती थी और अनुभव करती थी कि वो कैसे अपना व्यवहार, विचार बदल रहे हैं और क्यों बदल रहे हैं। तो बच्चों, ये जो भड्डरी थी, बाद में घाघ जो कवि थे, उनका पूरा नाम देवकली दुबे था, उन्होंने उनसे विवाह किया था। तो ये घाघ और भड्डरी, इन दोनों लोगों ने ये जितनी भी भविष्यवाणियाँ की या जितने भी इन्होंने ज्ञान की बातें बताई, वो दोहे के रूप में, कविता, सवैया, कुंडलियाँ, इन सभी के रूप में बहुत प्रचलित हैं और किसानों को अभी भी प्रेरित करती हैं, और किसान उनके अनुभवों से अभी भी वो बहुत कुछ वो सीखते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय से ये सारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। ये जो कविताएं हैं, दोहे हैं या कुंडलियां हैं, सवैये हैं, इन्हें लोग गाते रहे हैं खेती करने के समय, या प्रचलित हैं ये गाँवों में, और बहुत ज़्यादा ये ज्ञान वाली चीज़ें हैं, ज्ञान की बातें ये बताते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि उन्होंने उस समय कैसे मौसम का पूर्वानुमान और जीव जंतुओं के व्यवहार का
क्या वो निष्कर्ष निकालते थे, उस आधार पर हम लोग आज देखने जा रहे हैं। इन्हीं घाघ भड्डरी के द्वारा रचित और इन्हीं के द्वारा जो कही गई जो बातें हैं उनको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। क्योंकि ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है कि 400 साल पूर्व भी इन्हें मौसम का ज्ञान था और मौसम का पूर्वानुमान हो जाता था कि, और वो जान जाते थे कि अगर बहुत ज़्यादा बादल है तो बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो आंधी तूफान आने वाला है। तो ये सब अध्ययन के द्वारा, यानी कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये सारे ज्ञान प्राप्त किए थे। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं और देखते हैं घाघ भड्डरी ने कौन कौन से दोहे, कविता या कुंडलियाँ लिखी थी। उनमें से कुछ हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहला है बच्चों, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि उत्तर चमके बिजुरी, पूरब बहती बाऊ, घाघ कहे सुन भड्डरी, बरघा भीतर लाऊ। बच्चों, यहाँ क्या कही जा रही है, क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, उत्तर चमके बिजुरी, यानी कि जब उत्तर की तरफ से बिजली चमकने लगती है। पूरब बहती बाऊ, पूरब की तरफ से हवा बहने लगती है। यहाँ बाऊ मतलब हवा। घाघ कहे सुन भड्डरी, यानी घाघ अपनी पत्नी भड्डरी को कह रहे हैं, बरघा भीतर लाऊ। बरघा बताइए क्या हो सकता है? पशु है ना, बैल। बरघा भीतर लाऊ। चलिए देखिए, हम लोग इसके अर्थ को भी देखेंगे, हम लोग कविता भी पढ़ेंगे और अर्थ को भी देखते चलेंगे। चलिए इसके अर्थ को भी देखते हैं। जब उत्तर की दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब की वायु बहती हो तो घाघ कहते हैं कि हे भड्डरी सुनो, बैलों को घर के अंदर ले आ, वर्षा अवश्य होगी। कहने का अर्थ है कि उन्होंने उस समय के मौसम और मौसम में होने वाले परिवर्तनों के अनुभव के आधार पर वो इस तरह की भविष्यवाणियाँ करते थे। बच्चों, जो ये भविष्यवाणियाँ करते थे उनकी भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक होती थीं कि लोग उन्हें भविष्यवक्ता ज्योतिष भी कहने लगे थे। क्योंकि मौसम संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी या जानवरों के व्यवहार और व्यवहारों के प्रति भी उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। और जानवरों कि जानवर क्यों चीख रहे हैं, कब जानवर खुश हो रहे हैं, या कैसे वो किस परिस्थिति में वो परेशान हैं, इन सभी बातों का वो अध्ययन उन्होंने अनुभव के आधार पर किया था। वो उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते थे और उसका अनुभव करते थे। देखिए दूसरा जो लाइन है, औवा बौआ बहे बतास, तब होवे बरखा के आस। औवा बौआ बहे बतास, तब होवे बरखा के आस। बच्चों बताइए इसका अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, औवा बौआ मतलब इधर उधर से जब हवा, बयार का अर्थ है हवा, बहने लगती है तब वर्षा की आस हो जाती है, यानी कि वर्षा होने वाली हो जाती है। चलिए देखिए इसका भी हम लोग अर्थ देखते हैं। अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी मंद अनिश्चित हवाएं चलने लगे तो जानो कि पानी अवश्य बरसेगा। बच्चों, आप बरसात के मौसम में आप देखते हैं कभी कभी कैसा होता है। आप भी याद कीजिए कि कभी आप विद्यालय से घर जा रहे हों, अचानक बादल, बहुत सारे काले बादल आसमान में छा गए हों और तेज़ तेज़ हवा चलने लगी हो और अचानक से तुरंत बारिश आ जाती है तो कितना मज़ा आता है। तो आपने भी ये अनुभव किया होगा कि अरे काले बादल आ गए, अब ज़रूर पानी बरसेगा, है ना। तो इसी प्रकार इतने वर्षों पूर्व भी, इतने सालों पूर्व भी उन्होंने बहुत सारी इस तरह की भविष्यवाणियाँ की, बहुत सारी ऐसी दोहे लिखे, दोहे उन्होंने गाए या दोहे उन्होंने बताए, कविताएं बताई, जिससे कि लोग अभी भी गुनगुनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लाल पियर जब होए आकाश,
तब ना ही बरखा की आस। बताइए बच्चों, क्या हो सकता है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि जब लाल पीला आसमान, यानी कि आप तो जानते ही हैं कि बारिश कैसे आसमान में होती है। जब काले काले बादल आ जाते हैं तब बारिश की आस हो जाती है, लेकिन जब लाल और पीला हो जाता है आकाश, इसका मतलब है वर्षा नहीं होगी। हाँ बच्चों, आकाश लाल पीला होने लगे तब वर्षा की आशा नहीं है, यानी कि वर्षा नहीं होगी। चलिए आगे देखिए। रात निबद्दर दिन को छाया, रात निबद्दर दिन को छाया, कहे घाव अब बरखा गाया। तो बताइए निबद्दर का अर्थ क्या हुआ बच्चों? निबद्दर यानी कि रात में अगर बादल नहीं हो और दिन में छाया हो जाए तो क्या होगा? तब तो लगेगा कि अब पानी नहीं बरसेगी, अब बरसात गया। हाँ, आप महसूस कीजिए और याद कीजिए कि जब बरसात ख़त्म होने लगती है तो क्या होता है, कैसा महसूस होता है। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, जब आप इस कविता को पढ़ रहे हैं, जब आप देख रहे हैं, तो आप भी अपने मन में उन्हीं सब दृश्यों को याद कर रहे होंगे कि कैसा कैसा होता है और कैसे वर्षा होती है, कैसे बादल जाने लगते हैं, कैसे बरसात का मौसम ख़त्म होने लगता है। चलिए हम इसके अर्थ को देखते हैं। जब रात्रि में बादल ना हो और दिन में बादलों की छाया हो तो घाघ कहते हैं कि अब वर्षा चली गई, यानी कि अब बरसात खत्म हो रही है। बच्चों, ये तो आपने देखा कि किस तरह ये कहते हैं कि रात निबद्दर दिन को छाया। कितनी सुंदर कविता है ना? और कितने कम शब्दों में पूरी विस्तार से बातों को कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होई भुई जल बढ़े। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, हमारे साथ साथ आप भी गाइए बच्चों। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होई भुई जल बढ़े। है ना? क्या कहा जा रहा है बताइए। इसका अर्थ है बच्चों कि जब गिरगिट के व्यवहार को आपने देखा है, जब गिरगिट उल्टा उल्टा चलकर ऊपर चढ़ने लगता है तो इसका मतलब है कि अब वर्षा आने वाली है। और भूमि जल बढ़े, यानी कि भूमि में जल का जो स्तर होता है, लेवल होता है, पानी का लेवल, वो बढ़ने वाला है। तो देखिए उन्होंने कितना ध्यान से इसका अध्ययन किया है कि जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो समझो कि वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा, है ना? यानी कि भूमि में जल का स्तर जो है वो बढ़ने लगेगा। देखते हैं आप, जब बारिश होती है तो क्या होता है, कुएं जो होते हैं ना, वो उसका पानी ऊपर आने लगता है और नदी तालाब सब पानी से भर जाते हैं, है ना? तो यही बात है, वो ध्यान से देखते होंगे कि जब बारिश आती है तो कुएं का जल भी ऊपर आने लगता है, नदी तालाब भर जाते हैं पानी से और ज़मीन के अंदर भी पानी का जो स्तर है वो बढ़ता है। तो जब वर्षा होगी तो ये सब होगा, है ना? तो आप भी बच्चों इन सभी बातों को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि जब मौसम परिवर्तन होता है तो क्या क्या बदलाव आता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगहन बरसे हून, पूस बरसे दून, माघ बरसे सवाई, फागुन बरसे मूर गवाई। यानी कि अगहन, पूस, माघ, फागुन, यहाँ 4 महीनों की बात की गई है। तो बच्चों बताइए, क्या आप जानते हैं अगहन क्या होता है, पूस क्या होता है, माघ क्या होता है और फागुन क्या होता है? तो अगहन जो है बच्चों, ये है हिंदू पंचांग के अनुसार 9वां महीना। और ये जो अंग्रेजी हम लोग जनवरी फरवरी कहते हैं ना, तो जनवरी फरवरी का जो ये महीना है उसमें अगहन कब आएगा बताइए बताइए। ये आता है नवंबर और दिसंबर के बीच, है ना? अगहन इसको कहते हैं। और उसके बाद पूस
कब आता है? दिसंबर से जनवरी के बीच। ये है पंचांग के अनुसार 10वां महीना। तो बच्चों अगहन, पूस, उसके बाद माघ, है ना। तो माघ कब आता है बच्चों? जनवरी और फरवरी के बीच। और फिर आता है फागुन। फागुन है 12वां महीना। हिंदू पंचांग के अनुसार ये है 12वां महीना। तो फागुन कब आता है? फरवरी और मार्च के बीच। मतलब ये तिथि के अनुसार आता है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी जो पंचांग, अंग्रेजी कैलेंडर को हम लोग देखते हैं, जनवरी फरवरी तो दिसंबर में आ जाता है 12वां महीना। लेकिन जब आप हिंदू कैलेंडर को देखेंगे, हिंदू पंचांग को देखेंगे, तो आता है फागुन 12वां महीना। याद रहेगा बच्चों? बताइए। अगहन 9वां महीना, पूस जो आता है वो 10वां महीना, माघ 11वां और फागुन 12वां महीना। है ना मज़ेदार? तो देखिए अगहन में क्या होता है। अगहन में जब, चलिए हम लोग उसके सब अर्थ को देखते हैं। कविता जो अभी हमने कही, यदि अगहन में वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है, और अगर पूस में वर्षा हो तो दुगनी फसल होती है। दूनी यानी कि दुगनी। और माघ में वर्षा होने पर सवास यानी कि सवाई यानी कि सवा हो जाती है, सवाई हो जाती है फसल, पैदावार। परंतु वर्षा यदि फागुन के महीने में हो तो बीज भी नहीं मिलता, यानी कि नुकसान हो जाता है। किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है, बीज भी नहीं बचता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ फसलों को बीज के लिए छोड़ा जाता है, तो अगर वर्षा होगी तो वो फसल सड़ जाएंगे, बीज भी नहीं बचेगा। है ना बच्चों? तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे हम लोग शब्दार्थ को देख रहे हैं। तो बिजुली एक शब्द आया था इस कविता में। तो बिजली का अर्थ होता है बिजली, और बरघा का अर्थ है बैल, है ना। औवा बौआ मतलब इधर उधर, बतास यानी कि हवा, पियर मतलब पीला, निबद्दर मतलब बिना बादल के, बरखा मतलब वर्षा, और भूई, भूई मतलब पृथ्वी यानी धरा, भूमि, है ना। हुन मतलब अच्छा। बच्चों ये थे कुछ इस कविता में आने वाले शब्दार्थ। ये कविता तो बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन इसके अर्थ कितने अच्छे थे, है ना। ये सभी मौसम, वर्षा और खेती, कृषि से संबंधित ये पूरी कविता थी, और इसमें, इन कविता में इसके अर्थ थे। तो इससे भी आप देखें, आपने देखा कि इससे भी आपको पता लग रहा है कि जो किसान थे, जो इन सभी बातों का ध्यान रखकर वो जब खेती करते थे तो फसल बहुत अच्छी होती थी। और इन्हीं सब कविता में, इन्हीं दोहे में इस तरह के जो कृषि प्रणाली और मौसम के बारे में सूचनाएं थी वो उनको मिल जाती थी। तो जब तक कंप्यूटर का, वैज्ञानिकों के द्वारा जो रडार और अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे गए हैं, इन सब का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पूर्व भी लोग इस तरह की भविष्यवाणियाँ जो की गई थी उनके आधार पर अपनी खेती बाड़ी को करते थे और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। तो है ना कितनी मज़ेदार बात, आपने देखा। तो चलिए इस कविता को हम लोग धुन, लय और ताल के साथ गाते हैं। देखिए कितना मज़ा आएगा। आप भी हमारे साथ गाइए और गुनगुनाइए, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए हम लोग इस कविता को गीत के रूप में गुनगुनाते हैं, और जब आप गीत के रूप में कविता को गाने लगते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। चलिए गाते हैं। उत्तर चमके बिजोरी, पूरब बहती बाऊ, घाघ कहे सुन भट्टरी,
बरधा भीतर लाओ। उत्तर चमके बिजोरी, पूरब बहती बाव। घाघ कहे सुन भड्डरी, बरधा भीतर लाओ। अर्थात जब उत्तर की दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब की वायु बहती हो, तो घाघ कहते हैं कि हे भड्डरी सुनो, बैलों को घर के अंदर ले आ, वर्षा अवश्य होगी। औवा बौआ बहे बतास, तब होवे बरखा के आस। औवा बौआ बहे बतास, तब होवे बरखा के आस। अर्थात अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी मंद अनिश्चित हवाएं चलने लगें, तो जानो कि पानी अवश्य बरसेगा। लाल पियर जब होए आकाश, तब नाही बरखा की आस। लाल पियर जब होए आकाश, तब नाही बरखा की आस। अर्थात आकाश लाल पीला होने लगे, तब वर्षा की आशा नहीं है। रात निबद्दर दिन को छाया, कहे घाघ अब बरखा गया। रात निबद्दर दिन को छाया, कहे घाघ अब बरखा गया। अर्थात जब रात्रि में बादल न हो और दिन में बादलों की छाया हो, तो घाघ कहते हैं कि अब वर्षा चली गई। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होई भुई जल बढ़े। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होई भुई जल बढ़े। अर्थात जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े, तो समझो कि वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा। अगहन बरसे हूँ, पूस बरसे दून। अगहन बरसे हूँ, पूस बरसे दून। माघ बरसे सवाई, फागुन बरसे मोर गवाई। माघ बरसे सवाई, फागुन बरसे मोर गवाई। अर्थात यदि अगहन में वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है, और पूस में वर्षा हो तो दूनी फसल होगी, और माघ में वर्षा होने से सवाई पैदावार होती है। परंतु वर्षा यदि फागुन के महीने में होती है तो बीज भी नहीं मिलता। बच्चों, आज आपने कविता को पढ़ा, उसके भावार्थ को भी देखा और कविता को बहुत ही सुंदर गीत के रूप में भी गाया, धुन लय और ताल के साथ, है ना? बड़ा मज़ा आया। चलिए अब हम लोग आपके इस कविता से कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। यूँ तो आपके पुस्तक में अभ्यास कार्य नहीं है, लेकिन आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि इस कविता को आपने कितने ध्यान से गाया, गुनगुनाया, समझा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ अभ्यास कार्य। बच्चों बताइए, घाघ भड्डरी दोहा के रचयिता कौन है? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको अंत में कविता के रचयिता का नाम जरूर दिखा होगा। अच्छा, रचयिता का अर्थ क्या होता है? लेखक, यानी कि रचना। जिन्होंने इन कविताओं की रचना की उनके बारे में मैं पूछ रही हूँ। बताइए उनका नाम। अगर आपने देखा है तो बताइए। देखिए उत्तर क्या है। घाघ भड्डरी दोहा के रचयिता घाघ हैं। हाँ बच्चों, जिनका मैंने नाम बताया था देवकली दुबे, और भड्डरी उनकी पत्नी थी, है ना? चलिए आगे देखते हैं। जब उत्तर की दिशा से
बिजली चमकती है और पूरब की वायु बहती है तो घाघ भड्डरी को क्या करने को कहते हैं? कुछ याद आया? सबसे शुरू की कविता याद कीजिए, सोचिए सोचिए, प्रश्नों के उत्तर बताइए। हाँ, क्या करने को कहते हैं? किसे अंदर ले जाने को कहते हैं? देखिए, क्या आपने भी यही सोचा है? घाघ भड्डरी को बैलों को घर के अंदर ले आने को कहते हैं। क्यों? क्या होने वाली है? वर्षा होने वाली है इसलिए। चलिए आगे चलिए, हम लोग देख रहे हैं। बताइए बच्चों, वर्षा ऋतु में पानी बरसने का आभास कैसे होता है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि कब वर्षा होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, वर्षा ऋतु में जब इधर उधर तेज मंद अनिश्चित हवाएं चलने लगती हैं तब हमें आभास होता है कि पानी बरसेगा। काले काले बादल भी छा जाते हैं, है ना? हाँ, चलिए अब बताइए बच्चों, कैसी स्थिति में वर्षा की आशा नहीं होती है? बताइए। हाँ, जब रात में बादल नहीं होते हैं या जब आकाश लाल पीला होने लगता है तब वर्षा की आशा नहीं होती है। तो वर्षा के लिए तो काले बादल चाहिए, है ना? चलिए बच्चों, सही पर आपको सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाना है। जब दोपहर में बादल ना हो तब समझ जाना चाहिए कि वर्षा चली गई। क्या ये सही है? जब रात्रि में बादल हो तब समझ जाना चाहिए कि वर्षा चली गई। जब सुबह में बादल की छाया हो और रात्रि में बादल ना हो तब समझ जाना चाहिए कि अब वर्षा चली गई। बताइए कौन सा सही है? वर्षा कब पता चलता है कि वर्षा चली गई? सोचिए, अभी हमने पढ़ा भी था, देखा भी था। चलिए देखते हैं कि आपने जो सोचा है या आपने जो अनुमान लगाया है क्या वो सही है। चलिए देखते हैं। जब दोपहर में बादल ना हो तो समझ जाना चाहिए कि वर्षा चली गई, ये गलत है। जब रात्रि में बादल हो तब समझ जाना चाहिए कि वर्षा चली गई, ये भी गलत है। जब सुबह में बादल की छाया हो और रात्रि में बादल ना हो तब समझ जाना चाहिए कि अब वर्षा चली गई, ये कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब आपको रिक्त स्थान भरना है उस दोहे के आधार पर। बताइए, जब खाली जगह उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो समझ जाना चाहिए कि खाली जगह होगी और पृथ्वी पर खाली जगह बढ़ेगा। तो क्या क्या यहाँ होगा बच्चों? आप क्या भरेंगे? जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर चढ़े तो समझ जाना चाहिए कि वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा। चलिए आगे देखिए। यदि अगहन में वर्षा होती है तो फसल कैसी होती है? बताइए। अगहन में फसल अच्छी होगी, है ना? यदि अगहन में वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। चलिए, यदि पूस में वर्षा होती है तो फसल कैसी होगी? बताइए बताइए, याद आया? देखिए, यदि पूस में वर्षा होती है तो दुगनी फसल होगी, है ना? ज़्यादा फसल होगी। और चलिए अब देखते हैं कि कौन से महीने में वर्षा होने पर फसल के बीज भी नहीं मिलते। बताइए। हाँ, सही सही बताइए। फागुन के महीने में वर्षा होने से फसल के बीज भी नहीं मिलते। बच्चों, आज आपने घाघ भड्डरी जो 400 साल पूर्व जो हुए थे विद्वान, विदुषी, ज्योतिष, उनके बारे में आपने देखा और उनकी पत्नी भड्डरी के बारे में भी आपने जाना। और उन्होंने बहुत सारे दोहे, कविता और कुंडलियाँ, सवैये उन्होंने लिखे हैं और उनके दोहे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। उनके द्वारा गाए हुए, कहे हुए जो दोहे हैं वो आज भी कृषकों के द्वारा गुनगुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं और बहुत समय तक उन्हीं के आधार पर ये सारी जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी उन्हीं के आधार पर खेती
ये जो सारे तौर तरीके थे और जो समय था उन्हें निर्धारित किया जाता रहा था। तो जानवरों का जो व्यवहार था उन्हें देखकर भी उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी। स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की थी, यानी कि उन्होंने पूर्व में उसका ज्ञान दे दिया था। इसके आधार पर लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। बच्चों, उन्होंने ये भी बताया था कि कौन से मौसम में कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन से मौसम में कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे बरसात का जो मौसम आज हम लोग जिसकी बात की, उन दिनों साग जो पात होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। किस मौसम में दही खाना चाहिए, किस मौसम में नहीं खाना चाहिए, इन सारे बातों का भी उन्होंने बहुत विस्तार से दोहे में वर्णन किया था। बच्चों, आज की इस कक्षा में आपको बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि आपने गीत भी गाए, गुनगुनाए। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।